नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या द इनसाइड में। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले अपने 2-3 टॉपिक कर चुके हैं इस पे, इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएँ और लुथर गुलिक के विचार। तो ये जो आपके टॉपिक है आपको देखने हैं, तो जो हमारे पुराने वीडियो हैं उनमें आप देख लेना। आज अपने बात करते हैं नीड फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हमारी शैक्षिक प्रशासन है उसकी हमें क्या आवश्यकता है। ये दो शब्द होते हैं, एक तो होती है आवश्यकता और दूसरा जो होता है वो होता है महत्व। अपने क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों को एक जैसा ही मान लेते हैं। वैसे तो अपने देखें तो लगभग एक ही बात है, आवश्यकता और महत्व, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, मतलब उनके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे कि मानव है तो रोटी, कपड़ा और मकान उसकी बेसिक नीड है। लेकिन अब महत्व क्या है, अब ये जो चीजें हैं जो हम मतलब भोजन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस भोजन का जो हम चीज खा रहे हैं उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या महत्व रहेगा हमारे लिए। तो वो चीजें होती है, मतलब महत्व और आवश्यकता में डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो हमारे लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, मतलब भोजन की जरूरत है हमारे पेट भरने के लिए, जीवन जीने के लिए, और हम किस भोजन को करेंगे तो जिससे हमारी कुछ शरीर में कुछ जो पूर्तियां हैं वो पूरी हो जाए, तो वो उसका महत्व है। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता, तो शैक्षिक प्रशासन की हमें क्या आवश्यकता है। देखिए, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमने उस कार्य को करने में हमने क्या प्रगति की है, किस स्तर पे हम पहुंचे हैं, या फिर जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे, जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन पे हम पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, उसकी जांच करने के लिए हमें प्रशासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्रशासन हमारे जो भी निर्धारित किए गए हैं उद्देश्य, उनको पूरा करने में या हमने क्या अचीव किया है उसको देखने में हमारी सहायता करता है। तो शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए भूमिका तैयार करना। शिक्षण, अब बात हम शैक्षिक प्रशासन की करें तो हम बात भी किसकी करेंगे, शिक्षा की करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए भूमिका तैयार करना। तो जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, देखो आज जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले हमारे भारत देश की जो शिक्षण प्रक्रिया थी वो अलग थी। स्वतंत्रता के बाद हमारा जो शिक्षा है उसमें कितना चेंजेस आया, कितने बदलाव आए, ठीक है, और उस बदलाव को हमें लागू करने के लिए, उसके लिए भूमिका तैयार करने के लिए हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट आता है शैक्षिक विकास हेतु, मतलब शिक्षा का विकास करना। शिक्षा का विकास, देखो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे ही जो हमारी आवश्यकताएं होती है, जो हमारी नीड होती है वो चेंज होती रहती है। तो शिक्षा में नित नए क्या क्या विकास हो सकते हैं। आज से हम अगर 25-30 साल पहले की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा थी, लेकिन कहाँ तक थी, छठी 7वीं क्लास से अंग्रेजी शिक्षा शुरू करवाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इसकी नीड बढ़ी, जैसे जैसे इसकी आवश्यकता बढ़ी, तो उसको छोटी क्लासों में भी इंग्लिश शुरू करवाई जाने लगी। इसके अलावा जैसे अब धीरे धीरे आज से अपने 15 साल या 16 साल 20 साल पहले की बात करें तो कंप्यूटर नहीं होता था, लेकिन अब कंप्यूटर का टाइम आ गया, तो धीरे धीरे क्लासों में कंप्यूटर भी शुरू हो गए। अब आज का टाइम एआई का है, तो अब एआई भी जो शिक्षा में शामिल कर लेगी। मतलब जिस प्रकार से हम समाज में जो जो विचार बदलते हैं या जो जो हमारे साधन बदलते हैं उसके हिसाब से शिक्षा का विकास करना। नेक्स्ट आता है नए विचारों को शिक्षा में शामिल करना। देखो नित्य नए विचार आते हैं, जैसा मैंने इसमें बताया आपको कि जैसे जैसे हम समाज में रहते हैं तो हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और जो नए नवाचार होते हैं, जो नई चीजें होती है, नए विचारों को शिक्षा में शामिल किया जाए। जैसे कला शिक्षा हो गई या फिर जो व्यावसायिक शिक्षा हो गई या फिर और भी बहुत सब प्रकार की शिक्षा होती है, उन विचारों को शामिल करके हम उनको
शिक्षा में भी लाएं, जो नए नए विचार हैं उनको शामिल करें और शिक्षा में भी उनको अपनाएं। नेक्स्ट आता है शिक्षा की नीति का निर्धारण। अभी बात करें अपनी शिक्षा की नीति, अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, ठीक है। उससे पहले भी 1968 में, उसके बाद 1986 में, उसके बाद में अभी 1986 के बाद 2025 में अपनी नई शिक्षा नीतियां लागू हुई। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू हुई उसमें ब्लैक बोर्ड शिक्षा नीति को शामिल किया, ब्लैक बोर्ड जो नीति थी उसको शामिल किया। अब 2025 में जो हमारी शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें भी बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया। तो ये जो शिक्षा नीति है उसका निर्धारण किस आधार पे किया जाए, इसका निर्णय कौन करता है? शैक्षिक प्रशासन करता है। यानी कि अपने कह सकते हैं कि जो शिक्षा की नीतियां हैं उन नीतियों को लागू करने में भी प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब इसके बाद में आता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। अब देखो शिक्षा के उद्देश्य, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई उद्देश्यों को लेकर करते हैं। जैसे अभी आप बीएड में जब लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाने से पहले आप कुछ उद्देश्यों को लेते हैं, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हम जब शिक्षा को लागू करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो उस शिक्षा के कुछ उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और शैक्षिक प्रशासन हमें ये आपूर्ति कराता है कि हम उन शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर ले। अगर हम उन शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो शिक्षा है वो व्यर्थ हो जाती है, या फिर अपने कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन उसमें किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं हुआ। तो इसलिए शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में भी प्रशासन का, शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट आता है शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करना। अब शैक्षिक कार्यक्रम, देखो शिक्षा में बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने एग्जांपल ले कि शैक्षिक गतिविधियों में सिर्फ हम ना केवल सिर्फ शिक्षा को ध्यान देकर उसके साथ साथ हम खेल को या मानसिक सुधार हेतु, इसके अलावा शारीरिक विकास हेतु हम बहुत सारे चीजों को इसमें शामिल करते हैं। तो इनका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है? शैक्षिक प्रशासन के लिए। मतलब शैक्षिक कार्यक्रम का जो नियोजन करना है उसके लिए भी हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हम शैक्षिक जो कार्यक्रम है उनका नियोजन भी प्रशासन के बिना नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है शैक्षिक कार्यकर्ताओं के कार्यों में वृद्धि। देखो अब शैक्षिक प्रशासन जो होता है, शैक्षिक प्रशासन क्या कार्य करता है? अब इसका काम क्या होता है? जैसे अपने पिछली क्लासों में पढ़ा कि प्रशासन का काम क्या होता है कि जो भी कार्य किया जाता है, जो भी कुछ मान लो कोई विद्यालय है उसमें प्रशासन के द्वारा कुछ नियम या कुछ उद्देश्य या कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वहां पे कर्मचारियों का नियोजन किया जाता है और वो कर्मचारी अपना सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये काम किसका होता है? देखना, प्रशासन का, ठीक है। ये काम प्रशासन का होता है। तो ये क्या करता है? शैक्षिक कार्य कर, जो शैक्षिक प्रशासन है वो शिक्षा के जो कार्य करता है, मतलब जो अपने प्रिंसिपल बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं या अन्य जो भी कोई कार्य करता है उनके कार्यों में वृद्धि करता है। मतलब उनको अलग अलग प्रकार से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनके हिसाब से उनको कार्यों को डिवाइड करता है और उस डिवाइडेशन के हिसाब से वो जो कार्य करता है या जो टीचर है वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट आता है विद्यालय की योजना के लिए आवश्यक। देखो विद्यालय की योजना के लिए आवश्यक, अब विद्यालय की योजना क्या रहती है? जो स्वतंत्रता के बाद हमारे शिक्षा प्रारंभ हुई तो उसमें क्या था? प्राथमिक शिक्षा, फिर उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा। तो इन शिक्षाओं के आधार पर हमारा जो विद्यालय का नियोजन चलता था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदला उसके हिसाब से जो डिमांड थी वो भी बदली। इंग्लिश एजुकेशन है उसका महत्व बढ़ा, उसके लिए अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, मॉडल स्कूल, विवेकानंद स्कूल ये खोले जा रहे हैं। तो मतलब विद्यालय की योजना तैयार की जाती है कि किस प्रकार के विद्यालय हमारे बच्चों के लिए चाहिए या फिर किस प्रकार के विद्यालय हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है और उन विद्यालयों में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पुस्तकालय होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, उसका ये सब सारा डिसाइड किया जाता है। मतलब विद्यालय की एक रूपरेखा, विद्यालय की एक योजना
बनाने के लिए भी शैक्षिक प्रशासन की हमें आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट आता है शैक्षिक साधनों के प्रयोग के लिए आवश्यक। अब शैक्षिक साधन कौन से होते हैं? शिक्षा के बहुत सारे साधन होते हैं, ठीक है। पुस्तकालय हो गया, ठीक है। पुस्तकालय के साथ साथ अपने खेल का मैदान, प्रार्थना सभा, जितने भी शैक्षिक संसाधन है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो उन सभी चीजों के लिए उन शैक्षिक संसाधनों का, जैसे अभी अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कंप्यूटर है, आजकल एआई का जमाना है, तो उन सब संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा या कहाँ किया जाएगा और कब किया जाएगा, इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है? शैक्षिक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और शैक्षिक प्रशासन इनका निर्धारण क्यों करता है? क्योंकि शैक्षिक प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि वो शिक्षा के स्तर में अधिक से अधिक सुधार कर सके। अब नेक्स्ट आता है शैक्षिक साधनों के समन्वय व नियंत्रण के लिए आवश्यक, ठीक है। अब शैक्षिक संसाधन, जो शैक्षिक साधन थे, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, शैक्षिक साधनों में क्या आ जाएंगे? स्टाफ भी आ जाएगा, ठीक है। वहाँ का किसी विद्यालय का खेल का मैदान हो गया, वहाँ का पुस्तकालय हो गया, वहाँ का प्रार्थना स्थल हो गया, ये सब क्या आएंगे? शैक्षिक संसाधनों में आएंगे, ठीक है। मतलब जिसके आधार पर हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो इन सब में समन्वय स्थापित करना, मतलब जो प्रिंसिपल है, टीचर है, और जो अन्य जो कर्मचारी हैं, एलडीसी हो गए, फोर्थ क्लास हो गए, उन सब में समन्वय स्थापित करना, और किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, इसको भी करना। ये सब इसमें इस किसका कार्य है? प्रशासन का। उसके बाद नियंत्रण, मतलब इन पे नियंत्रण भी रखेगा। नियंत्रण कैसे रखेगा? कि जो हमारे उद्देश्य निर्धारित किए गए, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनको प्राप्त किया या नहीं किया, जो टीचर है जिसको जो काम दिया गया उसने वो काम किया या नहीं किया, इस पर भी प्रशासन अपना पूरा ध्यान रखता है। तो ये इसके प्रशासन इसके लिए भी आवश्यक है कि जो शैक्षिक साधन है उनमें समन्वय स्थापित हो सके, और जो संसाधन है उन पर नियंत्रण रखा जा सके। लास्ट आता है शिक्षा को प्रजातांत्रिक रूप प्रदान करना, ठीक है। प्रजातांत्रिक रूप क्या होता है? प्रजातांत्रिक का मतलब आप सबको पता है, हम भारत देश में रहते हैं और हमारा देश प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक है। तो अब ये होता क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, लोकतंत्र के बारे में हमने परिभाषा बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार सुनी भी हुई है। तो ये जो चीज है, ये क्या करता है? जो शिक्षा है उसको प्रजातांत्रिक रूप कैसे प्रदान करेगा? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनता ये शिक्षा दे, जनता ही, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सभी मिलजुल कर रहें, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंचे नीचे पद को सोचकर जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है। मतलब हम एक ऐसा माहौल विद्यालय में तैयार करवाएं कि वहां पर बिना किसी हिचक के छोटे से बड़ा एक दूसरे से बात कर सके और अपनी जो समस्या है उसका समाधान कर सके। तो इस प्रकार से शिक्षा को प्रजातांत्रिक रूप देने का भी काम कौन करता है? शैक्षिक प्रशासन करता है। और कैसे करता है? वो नजर रखता है कि सभी जो स्टाफ है या जो शैक्षिक संसाधन है, उन्होंने अपना काम सही रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लास्ट आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन सबको पता है आपको कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है, एक प्रकार से अपने कह सकते हैं निष्कर्ष निकालना। तो शैक्षिक प्रशासन भी क्या करता है? शैक्षिक प्रशासन क्या करता है? मूल्यांकन करता है कि जो हमने कार्य डिसाइड किया, जो हमने कार्य बांटा, उसको सही रूप से किया गया या नहीं किया गया। अभी आप देखते हो कि जब हमने शैक्षिक प्रशासन पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा, तो हमने उसमें यही देखा था कि शैक्षिक प्रशासन का काम क्या है, मुख्य रूप से क्या कार्य है, कि वो ध्यान रखेगा कि जो लक्ष्य और जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। उन्हीं लक्ष्यों और उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख के शैक्षिक प्रशासन के द्वारा जब कार्य डिवाइड किया जाता है, चाहे वो टीचर्स में हो, चाहे वो प्रिंसिपल को दिया गया हो, चाहे वो किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया हो, तो लास्ट में ये मूल्यांकन करता है कि जो हमने कार्य दिए थे, जो हमने इनको चीज सौंपी थी, उनको पूरा किया गया या नहीं किया गया। तो उसका मूल्यांकन भी कौन करता है? शैक्षिक प्रशासन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से
ये हमारा टॉपिक हो गया, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्या है, मतलब शैक्षिक प्रशासन हमारी शिक्षा में क्यों जरूरी है। तो ये हमारा टॉपिक था। धन्यवाद।